Good morning everyone. Welcome in Political Science class, Chapter 3rd, Election and Representation, page number 66. Today we are going to read Universal Franchise and Right to Contest. Universal franchise means right to vote for everyone whose age is 18 or above 18. And right to contest means election जो है कौन लड़ सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट कौन कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन ए मेथड ऑफ इलेक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्ड टू बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इलेक्शंस. हु आर द वोटर्स, who can contest the elections. In both these respects, our constitution follows the well-established democratic practices. मीन्स दो बेसिक चीज़ें हैं कि वोटर्स कौन होंगे और इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है. You already know that the democratic elections requires that all the adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. This is known as universal adult franchise. मीन्स कंट्री में जो भी पर्सन 18 और अबव 18 एज के हैं वो सभी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, और इसी को कहते हैं हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इन मैनी कंट्रीज सिटीजन्स हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स विद द रूलर्स टू गेट द राइट. और बहुत से कंट्रीज में लोगों को राइट टू वोट लेने के लिए लंबी बैटल्स करनी पड़ी हैं. In many countries, women could get this right very late and only after the struggle. और वुमेन्स को भी बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा है राइट टू वोट के लिए. One of the important decision of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote. लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक अडल्ट पर्सन मीन्स जिसकी एज 18 और अबव 18 है उसको गारंटी देता है कि उसको राइट टू वोट जो है वो मिलेगा. टिल 1989 एन अडल्ट इंडियन मीन एन इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21. 89 तक जो है अडल्ट पर्सन जो है 21 जिसकी एज थी वो काउंट होता था, 21 और अबाउट 21. तो उस टाइम पर जिनकी एज 21 और अबाउट 21 है वही वो कास्ट कर सकते थे. एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1989 रिड्यूस द एलिजिबिलिटी एज टू 18. तो 1989 में इसको रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया. अडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स दैट ऑल द सिटीजन्स वर एबल टू पार्टिसिपेट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वो सभी सिटीजन्स जिनकी एज अब 18 और अबव 18 है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन राइट्स. और ये बिल्कुल इसके अनुकूल है जो हमें राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के अंदर किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के एवरी पर्सन को राइट टू वोट मिला है. मैनी पीपल थॉट दैट मैनी थिंग्स सो टुडे दैट गिविंग द राइट टू वोट टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज नॉट राइट. और बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सबको राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग किस तरीके से इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड ए फर्म बिलीफ इन द एबिलिटी एंड द वर्थ ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन एज इक्वल इन मैटर ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगता था कि हर अडल्ट पर्सन जो है इतना कैपेबल है, इतना एलिजिबल है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है वो ये सब सोच सकता है. द कंट्री एंड फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसीज. और इसके साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस रीजन में वो रह रहे हैं और कंट्री के लिए क्या चीज़ अच्छी है, इतना ये डिसीजन लेने के लिए वो एलिजिबल हैं. व्हाट इज द ट्रू ऑफ द राइट टू वोट इज आल्सो ट्रू ऑफ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. क्या राइट टू वोट की तरह जो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है वो भी इतना ही ट्रू है. ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव्स of the people.
तो कंट्री में हर कोई एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए. However, there are different minimum age requirements for contesting elections. For example, in order to stand for the Lok Sabha or Assembly election, a candidate must be at least 25 years old. Means MP MLA का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो एक एज की रिक्वायरमेंट है वो 25 years है. There are some other restriction also. For instance, there is a legal provision that a person who has undergone the imprisonment for 2 or more years for some offence is disqualified from contesting the election. और जिस किसी पर्सन को 2 या मोर देन 2 years की जो है जेल हुई है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है. अगर कोई चार्जेस लगे हैं या 2 years से कम की जेल हुई है तो फिर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं. For instance, there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offence is disqualified from contesting the election. But there are no restriction of income, education, or class or gender on to the right to contest election. In this sense, our system of election is open to all citizens. लेकिन किसी की इनकम कितनी है, एजुकेशन क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है, मेल है और फीमेल है, ये उन सभी को जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट है. इस तरीके से जो हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो सभी सिटीजन्स के लिए खुला है. मींस कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या है? जो कंट्री के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करवाता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन. पेज 67 पर एक कार्टून है जो कि एक एलिफेंट और उसकी जो टेल नज़र आ रही है उससे एक लीडर और नज़र जो है मेनली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लग रहे हैं. वो नीचे क्वेश्चंस भी दिए हैं आपके. वाई इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कंपेयर टू एन एलिफेंट? कि मीन्स जो जो अपना राइट टू वोट कंटेस्ट करने के लिए हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो राइट मिला है उसको एलिफेंट से क्यों कंपेयर किया गया है? एन एलिफेंट इज ए जायंट साइज. बहुत बड़ा साइज होता है एलिफेंट का. और इस तरीके से जो कंट्री के अडल्ट पर्सन है जो कि अपना वोट कास्ट करते हैं, दे आर वेरी बिग इलेक्ट्रोल वोट, वो भी बहुत ज़्यादा हैं. तो इसीलिए जो है एलिफेंट से कंपेयर किया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को. इज इट अनमैनेजेबल? क्या ये अनमैनेजेबल है? इसको मैनेज करना मीन्स इतने सारे लोगों को या एक इतने बड़े साइज के एलिफेंट को. यस, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज such a big group, but it is not unmanageable as since 1952 our election commission has been managing it successfully till date. मीन्स 1952 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए तब से लेकर अब तक सक्सेसफुली इलेक्शन कमीशन जो है कंट्री के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहा है. तो अनमैनेजेबल तो नहीं है लेकिन हाँ डिफिकल्ट ज़रूर है. थर्ड क्वेश्चन इज or is it the like the story in which everyone describes the elephant only by its parts? और अलग अलग पार्ट से एलिफेंट को डिफाइन करना क्या उसी तरीके से है जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है? आंसर इज यस. इन इंडिया सच ए ह्यूज ग्रुप ऑफ अडल्ट वोटर्स in different areas belonging to the different caste and described by every political party in different groups or sections or interest except the elections of Lok Sabha. Different elections are conducted by election commission in different phases also. Means हमारे कंट्री के अंदर इतनी सारी कास्ट हैं, इतने सारे जो हैं सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब को एक साथ लेकर और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कंटेस्ट जो करवाना है उसको हम अलग अलग जो है एलिफेंट के अलग अलग पार्ट से डिस्क्राइब करने का मीनिंग है कि इलेक्शन कमीशन
जो है एक लोकसभा के इलेक्शन को छोड़कर बाकी डिफरेंट फेजेस में कंटेस्ट कराता है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन या स्टेट गवर्नमेंट के, वो अलग अलग टाइम पर जो है कंटेस्ट होते हैं, एक साथ नहीं हो पाते हैं अगर लोकसभा इलेक्शन को छोड़कर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।